हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में तो हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन क्या डाइवर्सिटी के बारे में पता है आपको? तो बहुत अच्छे से पता होगा। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो आपको याद होगा कि हम तारक मेहता की स्टोरी देख रहे थे। तारक मेहता की स्टोरी में क्या देखा था हमने? तो जो तारक मेहता का जो वो गोकुल धाम है उसके अंदर कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी है। सब अलग अलग जगह से आए हैं, सब लोग अलग अलग है, लेकिन सब साथ में रहते हैं। हमारे इंडिया के अंदर भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जहां सब लोग जो है बहुत डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से रिलेट करते हैं, लेकिन सब साथ में रहते हैं। तो यही तो हमारी डाइवर्सिटी है। यहाँ हम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी। अब हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि ऐसे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर प्रेजेंट है। तो इतने डाइवर्स नेचर के अंदर हम किस तरह से इनकी स्टडी कर सकते हैं, तो ये हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, डाइवर्सिटी हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी तो हमारे पास बहुत सारी है, लेकिन उन बहुत सारी वैरायटी को पढ़ने का तरीका क्या है तो ये हमको नहीं पता। भाई, जब पढ़ने शुरू करते हैं तो हमारे माइंड में सिर्फ एक ही गाना चलता है कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं। फाइन, तो ये जो सॉल्यूशन है ये हमको जब नहीं मिल रहा है तो हमें ये वाली स्टोरी तो याद आई गई होगी। 3 इडियट सबने देखी है, 3 इडियट तो याद आई गया होगा। अब हमें भी ऐसे लगता है वही सर पकड़ के हम भी राजू की तरह बैठ जाते हैं कि यार कुछ नहीं हो रहा, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ रहे हैं तो वो दोनों भूल रहे हैं, और जब नेक्स्ट एक और पढ़ रहे हैं तो सबको मिक्स करके चल रहे हैं। खिचड़ी बन गई पूरी की पूरी, कुछ समझ नहीं आया। तो यहाँ खिचड़ी नहीं बनानी है, ठीक है, राजू भी नहीं बनना है, ना ही इन भाई साहब का नाम मुझे नहीं याद है, ठीक है, जो भी था। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारे चैप्टर को। तो कंफ्यूजन को साइड में रखना है, सॉल्यूशन एक्चुअल में निकालना है, और बहुत तरीके से हम स्टडी करेंगे, बहुत सिस्टमैटिक मैनर में हम पढ़ेंगे, ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ही इजीली लर्न हो जाए। बिकॉज ये बहुत एक तरह से देखा जाए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर लगता है सबको, लेकिन ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं जितना हम समझ रहे हैं। बहुत इजी वे में हम इसको देख सकते हैं। देयर आर ओनली 3 फ्लो चार्ट्स, दैट्स इट, खत्म है वहां पे चैप्टर। सिर्फ 3 हायरार्की पढ़नी है, 3 फ्लो चार्ट्स आपको पढ़ने हैं, और उसके बाद हमारा चैप्टर वहीं पे खत्म हो जाएगा। और आप बोलेंगे मैम इतना इजी था क्या? एक्चुअली बहुत इजी होने वाला है। चलो, सबसे पहली चीज तो ये कि हमारे इस डाइवर्स नेचर के अंदर हमको बहुत अच्छे से पता है कि एक भाई साहब आए थे, रॉबर्ट विटकर, वो हमारे लिए ही आए थे। रॉबर्ट विटकर आए थे, और रॉबर्ट विटकर ने क्या बताया था? रॉबर्ट विटकर ने ये कुछ हियरार्की दी थी, किसकी? क्लासिफिकेशन की हियरार्की दी थी। फाइन, तो रॉबर्ट विटकर ने किंगडम को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया था। अब ये किंगडम क्या है भला? तो देखो, सबसे पहली चीज तो जो हमने पढ़नी है वो ये है, हमारे पास जो क्लासिफिकेशन की हियरार्की होती है, जहां हम डाइवर्सिटी को पढ़ने के लिए क्या करते हैं, सबको क्लासिफाई कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर बेस लेकर, एक पर्टिकुलर कहते हैं ना कोई एक क्राइटेरिया लेकर हम क्या कर रहे हैं, सारे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर जो हियरार्की बनती है वो ये होती है, यानी फर्स्ट आता है डोमेन, जिसके बारे में हम स्टडी नहीं करने वाले हैं। देन आता है किंगडम, यस, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इन्हीं किंगडम को तो आगे 5 पार्ट्स में डिवाइड करने का काम किसने किया था? रॉबर्ट विटकर ने किया था। बिकॉज रॉबर्ट विटकर को लगा कि यार ये किंगडम में आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको आपने फिर डोमेन में डाला, फिर बोला नहीं अच्छा ये किंगडम्स है, फिर बोला नहीं फाइलम्स है, फिर कहा नहीं क्लास है, फिर बोला कि अच्छा ऑर्डर भी है, फिर बोला कि फैमिली है, फिर जीनस है, स्पीशीज है। वो सब तो ठीक है, लेकिन किंगडम को भी तो डिवाइड करो, अदरवाइज कैसे इजी होगा? तो रॉबर्ट विटकर ने क्या कहा कि भाई एक काम करते हैं, किंगडम को फर्दर डिवाइड कर देते हैं। तो ये चीज तो हमने फिर भी पहले सुनी है, स्पीशीज का नाम, स्पीशीज सुनी है, जीनस सुना है, ऑर्डर सुना है, फाइलम सुना है, फैमिली सुना है, क्लास सुना है, किंगडम सुना है, लेकिन इस किंगडम को डिवाइड करने वाले कौन थे? रॉबर्ट विटकर थे। तो इन किंगडम को इन्होंने बांटा था 5 पार्ट्स के अंदर, दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लेंटी। अब इनको डिवाइड करने का कुछ बेस था, कुछ क्राइटेरिया था। तो कुछ क्राइटेरिया जो थे उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और हमारे ये 5 किंगडम हम बहुत आसानी से क्लियर कर देंगे। देखो, ऑर्गेनिज्मों को डिवाइड करते टाइम जब किंगडम्स को डिवाइड किया गया तो देयर आर 5 किंगडम्स, ठीक है। 5 किंगडम पे फर्स्ट हमारा क्या था? मोनेरा है, सेकंड हमारा क्या है? प्रोटिस्टा है, देन थर्ड इज फंजाई, एंड फोर्थ वन इज प्लेंटी, एंड द फिफ्थ वन इज एनिमेलिया। फाइन, चलो इनको हम कैसे याद रखेंगे? तो ये हमारा फर्स्ट फ्लो चार्ट है, ये हमारा फर्स्ट स्मार्ट चार्ट है जिसको कि हमें याद रखना है। देखो, मैंने आपको क्या कहा? ओनली 3 फ्लो चार्ट्स, और ये चैप्टर खत्म, दैट्स इट। सो फर्स्ट फ्लो चार्ट हमें क्या बता रहा है? फर्स्ट फ्लो चार्ट ये बता रहा है कि देयर आर सो मेनी ऑर्गेनिज्म, और उन सो मेनी ऑर्गेनिज्म में से हमने क्या कर दिया? 5 किंगडम में उनको बांटा। लेकिन कैसे बांटा? कोई बेस तो होगा, कोई क्राइटेरिया तो होगा, कुछ तो होगा ना, जिसकी वजह से हमने उनको क्या कर दिया? क्लासिफाई कर दिया। बिकॉज वी नो वेरी वेल कि कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ डिससिमिलैरिटीज की वजह से हम क्लासिफिकेशन कर पाते हैं।
डायरेक्ट क्लासिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट उन्होंने बांटा 2 पार्ट्स के अंदर सारे ऑर्गेनिज्म को, जिसमें कहा कि भाई प्रोकैरियोट्स है, कुछ है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स का मतलब कुछ प्रिमिटिव टाइप के सेल है। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या है, कुछ प्रिमिटिव टाइप के सेल है, स्टार्टिंग वाले सेल है जो बिल्कुल भी मतलब कहते हैं मॉडिफाइड नहीं है, उनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं है, ऐसे ही बिखरे बिखरे से है, पता नहीं किस टाइप का सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई ऑर्गेनल्स ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वो कौन थे, प्रोकैरियोट्स से, प्रिमिटिव सेल थे। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन होते होते क्या हो गया, सेल के ऊपर मेम्ब्रेन आने लग गई, न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन आने लग गई, मतलब मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बनने लग गए, एंड उसके अलावा सेल ऑर्गेनल्स बनने लग गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हमको पता है, फाइन, हम बहुत बार ये चीजें पढ़ चुके हैं, यू नो वेरी वेल कि प्रोकैरियोट्स क्या होता है, यूकैरियोट्स क्या होता है। जब प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं तो जब मेम्ब्रेन ही नहीं है तो भाई बहुत सारे सेल्स कहाँ से आएंगे, दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ये सारे कौन होते हैं, मोनेरा होते हैं। डन, तो मोनेरा तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, कुछ भी नहीं पढ़ा हमने, क्या बोला हमने, मोनेरास आर प्रोकैरियोट्स, ऐसे स्ट्रक्चर्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोट्स थे, प्रिमिटिव टाइप के सेल से बने थे, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं थे और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म थे, उनको हमने किस में डाल दिया, मोनेरा के अंदर डाला है। एंड मोनेरा के अंदर कौन आते हैं, तो देखो प्रिमिटिव टाइप में कौन था, सबसे पहले कौन आया था, बैक्टीरिया आया था। कौन आया था सबसे पहले, बैक्टीरिया आया था, और उस बैक्टीरिया के अंदर कहीं पर भी सेल वॉल नहीं है, कहीं आपको न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी, कहीं आपको सेल ऑर्गेनल्स नहीं नजर आएंगे, बैक्टीरिया था। उसके अलावा वैसे हम बोल सकते, देखो इस टाइप की बैक्टीरिया हमें पता है, बहुत ही सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं वो क्या होते हैं, मोनेरा होते हैं। ठीक है, तो मोनेरा तो क्लियर हो गया आपको, आई होप कि आप एग्जाम के अंदर उसको लिख भी सकते हैं। देखो जो पॉइंट्स हम बोले ना वही आपको लिखने हैं, उससे ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। अगर कुछ आता है 4 to 5 पॉइंट, 3 पॉइंट अगर आप लिख देते हो, दैट्स इट, आपको मार्क्स मिलेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हम देख रहे हैं आज। तो चलो नेक्स्ट थिंग इज यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स जो होते हैं वो यूनिसेल्युलर हो सकते हैं, मल्टीसेल्युलर हो सकते हैं। फाइन, यूकैरियोट्स यूनिसेल्युलर भी होंगे, मल्टीसेल्युलर भी होंगे, बिकॉज ऑलरेडी मॉडिफाइड हो चुके हैं। जब मॉडिफाइड हो चुके हैं तो कुछ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल्ड है, कुछ ऐसे है जो बहुत सारे सेल्स को मिलाकर एक नए मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में कौन आता है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आता है प्रोटिस्टा। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इस प्रोटिस्टा का, कि प्रोटिस्टा के अंदर वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो ऑलरेडी मॉडिफाइड है, जो ऑलरेडी इवॉल्व हो चुके हैं, जो कि यूकैरियोट्स है। और अगर यूकैरियोट्स है दैट मींस कि इनके ऊपर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियस के ऊपर भी क्या होगी, मेम्ब्रेन होगी, एंड दे आर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। फाइन, चलो तो देखो प्रोटिस्टा के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। इसके अंदर आएगा हमारा अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। तो देखो बैक्टीरिया से, मोनेरा से ज्यादा थोड़े मॉडिफाइड ये लग रहे हैं, कलरफुल भी लग रहे हैं, सुंदर सुंदर से लग रहे होंगे ना आपको। तो ये देखो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम का नाम तो सबने सुना है, बाकी इनका सुना नहीं सुना हो लेकिन इनका जरूर सुना है। दे लोकोमोट इजीली, कैसे करते हैं, तो उनके लोकोमोशन के लिए क्या होता है, या तो होता है फ्लैजिला या होता है सीलिया। सीलिया मतलब देखो पैरामीशियम जो है, इस पैरामीशियम के ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको इसमें विजिबल नहीं हो रहे होंगे लेकिन आप दिख रहे होंगे। तो ये क्या, इनको हम कहते हैं सीलिया कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं। तो दे आर सीलिएटेड एंड दे, इनके अंदर क्या हो सकता है, फ्लैजिला भी हो सकता है फॉर लोकोमोशन। किसके लिए होगा, लोकोमोशन के लिए होगा। तो देखो प्रोटिस्टा का फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, दे आर यूकैरियोट्स। सेकंड पॉइंट इज they are unicellular organism, and the third point is they are ciliated, they have flagella for locomotion. Fine, easy लगा, बहुत easy लगा होगा, फ्लो चार्ट से तो बहुत ज्यादा easy लगेगा आपको। एंड एग्जांपल्स आपको याद रखना है, अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, और इनके नाम तो हमने बहुत बार सुने हैं, तो आप बहुत ही आसानी से इनको याद रख सकते हैं। चलो नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ। प्रोटिस्टा के बाद देखो और क्या है, उसके बाद हम आते हैं मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म पे। यहाँ हमारे यूनिसेल्युलर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ हम आ गए मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म पे। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने कहा कि कुछ ऐसे हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट है, और कुछ ऐसे जिनके अंदर सेल वॉल नहीं है। तो फिर हमने उनको क्लासिफाई कर दिया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब हमने कहा कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है तो हमने उनको क्या नाम दे दिया, एनिमेलिया नाम दे दिया। अब ये जो एनिमेलिया है इनका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा ब्रॉड है, जिनको कि हम बाद में देखेंगे, लेकिन इनके अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो मुझे लगता है कि आप मतलब लिखते लिखते थक जाएंगे लेकिन एग्जाम्पल खत्म नहीं होंगे।
एनिमेलिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को आप देख पाते हो वो सारे के सारे किसमें आते हैं, एनिमेलिया के अंदर आते हैं। आपकी गाय हो गए, कुत्ते हो गए, बिल्ली हो गई, चूहे हो गए, शेर हो गया, शेर हो गया, टाइगर हो गया, स्नेक हो गया, आपका और भी बहुत सारे, चींटी हो गई, स्पाइडर हो गया, मधुमक्खी हो गई, मक्खी हो गई, ह्यूमन बींग्स हो गए, ये सारे के सारे किसमें आते हैं, ये सारे के सारे आते हैं आपके एनिमेलिया के अंदर। ठीक है, चलो तो सेल वॉल अगर नहीं है, हमें पता है हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, तो बस एनिमेलिया में ये चीज याद रखनी है हमको। नेक्स्ट आ जाओ, अगर सेल वॉल प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे, तो सेल वॉल अगर प्रेजेंट है तो फिर से इनका फर्दर क्लासिफिकेशन कर दे कि कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। फाइन, तो जो फोटोसिंथेसिस करेंगे उनके लिए तो बहुत अच्छे से हम क्लियर है कि दे आर प्लांट्स। वो कौन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये कौन है, प्लांटी। प्लांटी में आएंगे, प्लांटी में कौन आएगा, जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। तो देयर आर सो मेनी प्लांट्स, किसी का भी आप नाम लिख दे वो सब किस में आ जाएंगे, प्लांटी में आ जाएंगे। फाइन, देन हम आते हैं अगर फोटोसिंथेसिस नहीं परफॉर्म कर रहे हैं तो कौन होंगे, तो दे आर फंजाई। आपने सेप्रोफाइट्स देखा है, आपने लाइकेन के बारे में सुना है, आपने पैरासाइट्स के बारे में सुना है, उसके अलावा आपने अपने ब्रेड मोल्ड को देखा है, यीस्ट के बारे में सुना है, ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सुना है हमने, बहुत बार सुन लिया है। इन सबको हम क्या कहते हैं, फंजाई कहते हैं। इन सबको हमने क्या नाम दिया है, फंजाई नाम दिया है। फाइन, चलो सो इन फंजाई के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, फंजाई के बारे में देखो हम लिख सकते हैं दे आर यूकैरियोट्स। ये पूरी सीक्वेंस चलानी है आपको, सीरीज देखो यहाँ से शुरू करनी, कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट किया, आगे 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 और आगे आ जाओ, फिर इधर आओ इधर आओ इधर आओ और कहा जाए, फंजाई के लिए यहाँ आना है, चलो यहाँ आ गए। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस आपको लिखना है एग्जाम के अंदर। मल्टी सेलुलर से आ जाओ, फंजाई हमको नजर आते हैं, ब्रेड मोल्ड होता है। चलो, दे आर यूकैरियोट्स, दे आर मल्टी सेलुलर, दे हैव सेल वॉल, सेल वॉल होती है उनके ऊपर। उसके बाद दे डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, तो 4 पॉइंट्स हो गए। फर्स्ट पॉइंट इज यूकैरियोट, सेकंड पॉइंट इज मल्टी सेलुलर, थर्ड पॉइंट इज विद सेल वॉल, फोर्थ पॉइंट इज डू नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फाइन, सो इनके एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल के अंदर अगर हम देखेंगे तो देखो यहाँ पे एग्जांपल्स आ गए हमारे, हमें पता है कि क्या होता है एग्जांपल्स। ब्रेड मोल्ड हो सकता है, यीस्ट हो सकता है हमारा, एक तरह से मशरूम भी देखा जाए तो क्या होता है, फंगस ही तो होता है, पता है हमको, हमने सुना भी है ये चीज। चलो, ये कौन है, यीस्ट है, ये भी क्या है, फंगस है। ये भी क्या है, मशरूम भी आपका क्या होता है, मशरूम भी एक तरह का फंजाई ही होता है। लाइकेन है, लाइकेन भी क्या होता है, फंजाई होता है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे हमारे ब्रेड मोल्ड को, तो ये ब्रेड मोल्ड तो हमने बहुत ही बार, मतलब पता नहीं कितनी ही बार हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ब्रेड मोल्ड के बारे में सुना होगा, स्पोर्स के बारे में सुना होगा। तो ब्रेड मोल्ड्स में क्या होता है, तो ये जो राइजोम्स होते हैं ये क्या करते हैं, देखो यहाँ से इनका एक स्ट्रक्चर बनेगा, इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है स्पोरेंजियोफोर। इनको हम क्या कहते हैं, स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। इन स्पोरेंजियोफोर के ऊपर एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर का नाम है स्पोरेंजियम। और इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। जब ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर पूरा मैच्योर हो जाता है तो ये फट जाता है, फटेगा तो क्या होगा, इसमें स्पोर्स निकलेंगे। जहां जहां पर स्पोर्स गिरेंगे वहां वहां ये और ज्यादा ग्रो होने लग जाएंगे, तो ये बहुत जल्दी ग्रो होता है। फंजाई जो है बेसिकली अगर देखा जाए तो बहुत नमी वाले एरिया के अंदर ग्रो होते हैं, बहुत मॉइस्चराइज वाले एरिया में ग्रो होते हैं। तो जहां पर भी वार्म एंड मॉइस्चराइज वेदर मिल जाएगा, एटमॉस्फेयर मिल जाएगा, वहां पर ही फंजाई जो है ग्रो होना शुरू हो जाएंगे। हमारे ब्रेड के ऊपर, हमारी रोटी के ऊपर, अचार के ऊपर आपने देखा होगा, तो ये कौन होता है, फंजाई ही तो होते हैं। चलो, सो द नेक्स्ट थिंग इज प्लांटी। नेक्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ी थी, देखो नेक्स्ट थिंग हमने क्या पढ़ी है, यहाँ पर प्लांटी के बारे में पढ़ा है, तो हम प्लांटी के बारे में तो लिख सकते हैं। यूकैरियोट्स है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। फिर यहाँ आ जाओ, सेल वॉल होती है, बिल्कुल होती है भाई, प्लांट बॉडी के अंदर जो सेल होते हैं, प्लांट सेल जो होते हैं उनके ऊपर सेल वॉल होती है। और वो सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज की बनी होती है। क्या करती है, वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल वॉल, सेल को, प्लांट सेल को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। सेल वॉल होती है एंड एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम एनिमेलिया की बात करें तो एनिमेलिया के अंदर हम क्या कहेंगे, दे आर यूकैरियोट्स, दे आर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, they cannot perform photosynthesis and they do not have any cell wall. Fine, चलो एग्जाम्पल्स हमें पता है, बहुत अच्छे से याद होंगे हमको एग्जाम्पल्स। तो आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे आएंगे तो देखो हमारे पास में एनिमेलिया के अंदर हम इन सारी चीजों के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कॉर्डेट्स के बारे में, इकाइनोडर्मिटा के बारे में, ऑर्थ्रोपोडा के बारे में, निमेटोड्स के बारे में, एनिलिडा, मोलस्का, प्लैटीहेल्मिन्थीज, नाइडेरिया,
एंड पॉलीफेरा। बहुत सारी चीजें बिल्कुल है, बिकॉज प्लेंटी और एनिमेलिया एक ऐसा किंगडम है जो बहुत ज्यादा वास्ट है, बहुत ही ज्यादा वास्ट है। इतना बड़ा है कि उसको फर्दर क्लासिफाई करना पड़ा और इतने सारे नाम में क्लासिफाई करना पड़ा, सिंगल में नहीं कर पाए। मोनेरा वहीं खत्म हो गया, प्रोटिस्टा वहीं खत्म हो गया, हमारा फंजाई वहीं पे खत्म हो गया, उनको हमने फर्दर क्लासिफाई नहीं किया है। लेकिन ये दो ऐसे हैं जिनको हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। एंड सबसे पहले हम किसको करेंगे, हम करेंगे हमारे प्लांटी को। प्लांट्स को हम क्लासिफाई कर देते हैं। प्लांट्स के अंदर जो सबसे पहला आता है वो है डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी। प्लांट के जो पार्ट्स है उनके अंदर वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, उनकी जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है, मतलब स्टेम में, रूट में, लीव्स में, फ्रूट्स में, इसमें डिफरेंशिएटेड नहीं है। आप उनको देख के नहीं बता सकते कि अच्छा ये तो आपका स्टेम है, ये रूट है, ये फ्लावर है, ऐसे ऐसे कुछ हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो थैलोफाइट्स होते हैं, थैलोफाइटा द फर्स्ट वन, फर्स्ट प्लांटी, ठीक है, प्लांटी का जो फर्स्ट डिवीजन है वो कौन है, थैलोफाइटा। तो जो थैलोफाइटा है, थैलोफाइटा के अंदर क्या होगा, दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स। ना स्टेम नजर आएगा, ना रूट्स नजर आएंगी, ना लीव्स नजर आएंगी, ना एनीथिंग, कुछ भी उसके अंदर नजर नहीं आने वाला है, ठीक है। तो दे आर थैलोफाइट्स। अब क्या इनको देख के समझ में आ रहा है कि ये स्टेम है, ये हमारा कुछ लीफ है, ऐसा कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहला नाम जो आपको याद रखना है दैट इज स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा का नाम याद रखना है। किसका नाम याद रखेंगे, स्पाइरोगायरा का नाम याद रखना है। चारा का नाम याद रखना है, अल्वा है, क्लेडोफोरा है, यूलेथ्रिक्स है। ये सारी चीजें देखो हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। और एक्चुअली आपको ये स्ट्रक्चर्स भी कुछ कुछ याद होने चाहिए। एग्जाम के अंदर जब ये थैलोफाइटा के बारे में पूछा जाता है तो हमको उसके ऊपर कुछ इतने पिक्चर्स भी बनानी पड़ती, डायग्राम्स भी बनाने पड़ते। डायग्राम्स के बिना पॉसिबल नहीं हो पाता, मार्क्स नहीं मिल पाते, दैट इज व्हाई। थैलोफाइटा के अंदर ज्यादा कुछ लिखने के लिए है भी नहीं, सिर्फ इतना ही है कि इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं होती है, डिफरेंशिएटेड ही नहीं है, लेकिन इनकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके ऊपर क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ऐसा नहीं कि सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। चलो नेक्स्ट थिंग, फिर से आ जाओ यहाँ पर। अब अगर ऐसे प्लांट आ गए हैं, अब जो थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, मॉडिफिकेशन होते होते क्या हो गया, कुछ ऐसे प्लांट पार्ट्स आ गए जिनके ऊपर डिफरेंशिएटेड प्लांट पार्ट्स आ गए, प्लांट बॉडी ऐसी आ गई जिनके ऊपर डिफरेंशिएटेड प्लांट के पार्ट्स थे। मतलब उनको देख के हम बता सकते थे कि अच्छा ये रूट है, ये स्टेम है, ये लीफ है, ये वाला फ्लावर बन सकता है। तो ये सारी चीजें हम जब उसके अंदर डिफरेंशिएट कर पा रहे थे तो उनको हमने क्या कर दिया, डिफरेंट डिविजन्स के अंदर डालना शुरू किया। एक और क्लासिफिकेशन हुआ। इसके आगे फर्दर इनको डिवाइड किसमें किया गया, विदाउट स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू एंड विद वास्कुलर टिश्यू। जिनके अंदर बिल्कुल भी स्पेशलाइज्ड वास्कुलर टिश्यू नहीं थे। वास्कुलर टिश्यू का मतलब कौन नहीं थे, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं थे, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं थे, ठीक है। जाइलम एंड फ्लोएम जिनके अंदर नहीं थे उनको हमने क्या नाम दिया, ब्रायोफाइटा नाम दिया। जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम नहीं है उनको हमने क्या नाम दिया है, ब्रायोफाइटा नाम दिया है। दीज आर ब्रायोफाइटा, दीज आर ब्रायोफाइट्स। जिसके अंदर हमें याद रखना है रिकिया, रिकिया का नाम तो याद रख ही सकते हैं, फ्यूनेरिया का नाम याद रखेंगे एंड मर्चेंटिया, ठीक है। इनका नाम भी याद रखना है और इनका स्ट्रक्चर भी हमको याद रखना है। तो ब्रायोफाइटा के अंदर हम एग्जाम के अंदर क्या लिख सकते हैं पॉइंट्स में, स्ट्रक्चर के अलावा हम लिख सकते हैं कि भाई इनकी बॉडी क्या होती है, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। वेल डिफरेंशिएटेड है, प्लांट के पार्ट्स बहुत ही इजीली हम उसके अंदर देख पाते हैं, विजिबल हो रहे हैं उसके अंदर, लेकिन इनके अंदर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। बिल्कुल वेल डेवलप्ड वास्कुलर टिश्यू इनके अंदर नहीं है। जाइलम फ्लोएम जो है वो इनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, इनका कोई वास्कुलर टिश्यू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ कि वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स तो था उसका, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ कुछ वास्कुलर टिश्यूज भी प्रेजेंट है। साथ ही साथ क्या प्रेजेंट है, वास्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है। तो जब वास्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है तो फिर इनको क्या कर दिया गया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, जिनमें बोला गया डू नॉट प्रोड्यूस सीड, जो कि सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। और जो सीड को प्रोड्यूस नहीं करेंगे उनको हम क्या नाम देंगे, टेरिडोफाइटा कहेंगे। जो सीड को प्रोड्यूस ही नहीं करेंगे उनको हमने क्या नाम दिया, टेरिडोफाइटा नाम दिया। एंड टेरिडोफाइटा के अंदर जो प्लांट्स आते हैं उनको हम क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स भी कहा जाता है। ये क्रिप्टोगैम्स क्यों कहा जाता है, बिकॉज इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो बिल्कुल हिडन होते हैं, तो ये सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो जो सीड को प्रोड्यूस करेंगे उनको हमने कहा फेनिनोग्राम, जिनका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है वो बहुत ही अच्छे से डेवलप रहता है, ठीक है। देखो जब हम
टेरिडोफाइटा की बात करेंगे, टेरिडोफाइटा के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होंगे कि वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर होता है इनका, इनके पास में वास्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एंड ये सीड्स को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, दैट इज व्हाई इनको हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैम्स कहते हैं। और इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो बिल्कुल हिडन होता है, बिल्कुल हिडन होता है इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इनके एग्जांपल्स एक बार हम देख लेते हैं। हमारे पास में बहुत सारे एग्जांपल्स है टेरिडोफाइटा के, क्रिप्टोगैम्स भी हम इनको कहते हैं। ये कौन हो सकता है, मार्सिलम। अब आधे को ऐसे लग रहा होगा कॉम्प्लिकेटेड नाम है भाई, अब तक तो रिवाइज कर लिया होगा एक बार चैप्टर आपने, और ये हम सेकंड टाइम कर रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्या है, फर्न। फर्न को भी याद रखना है, बहुत इजी से स्ट्रक्चर है इसका, तो बहुत इजी है, कैसे भी करके लीव्स बना दो तो आपको क्या बन जाएगा, फर्न बन जाएगा, यानी कि टेरिडोफाइटा बन जाएगा। क्रिप्टोगैम्स भी नाम याद रखना है। चलो नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ। नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हम बात करते हैं हमारे फेनेरोग्राम्स की, जो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो इनको भी हमने क्या किया, फर्दर क्लासिफाई किया है 2 पार्ट्स के अंदर। सीड्स को प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन नेक्ड सीड से। नेक्ड सीड से मतलब, नेक्ड सीड का मतलब होता है कि जिनके ऊपर कोई है ना, मतलब कवरिंग नहीं होती है, सीड के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होगी, तो वो नेक्ड सीड होंगे। या फिर हम बोल दें कि जिसके जो सीड्स है वो फ्रूट के अंदर होते हैं, तो फ्रूट की क्या होगी, कवरिंग होगी सीड के ऊपर, तो ये कवरिंग वाले सीड्स है, तो उनको हम क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म कहेंगे। जिनके सीड्स जो है नेक्ड होते हैं उनको हम क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्म कहेंगे। फाइन, देखो फिर से एक बार देख ले। वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट है, वास्कुलर टिश्यू है, सीड्स को प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हमने कहा कि नेक्ड सीड है तो नेक्ड सीड वालों को हम क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्म्स कहेंगे। और अगर हम बोल दें कि नहीं फ्रूट के अंदर है सीड्स, तो हम उनको क्या नाम देंगे, एंजियोस्पर्म नाम देंगे। ठीक है, तो जब हम लिखेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में तो हम लिख देंगे कि नेक्ड सीड जो है बियर करता है, और जब हम एंजियोस्पर्म के बारे में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट तो है ही, वास्कुलर टिश्यू भी प्रेजेंट है, सीड्स को प्रोड्यूस भी करता है, लेकिन इसका जो सीड है वो फ्रूट के अंदर एंक्लोज्ड होता है। अब ये फ्रूट के अंदर एंक्लोज्ड वाला सीड हमने कहाँ देखा है, तो हमारा जो एप्पल होता है, एप्पल के अंदर आपने सीड देखा है, अंदर होता है। हमारा जो वाटरमेलन होता है उसके अंदर भी सीड्स होते हैं, तो ये सब क्या है, ये एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। ठीक है, देखो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं। दीज आर द एंजियोस्पर्म्स, जिनके जो सीड्स होते हैं वो नेक्ड सीड्स होते हैं। देयर इज साइकस, पाइनस बोल सकते हैं, पाइन्स भी बोल सकते हैं मेरे को, एक पाइन्स भी होता है, देवदार ट्री भी हो सकता है। तो ये हमारे सारे ट्रीज हो गए जो किसमें आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आते हैं। अब जब हम बात करते हैं हमारे एंजियोस्पर्म की, जिम्नोस्पर्म की बात हो गई, एंजियोस्पर्म की जब बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होगा, देखो एंजियोस्पर्म के अंदर क्या होगा, अगेन हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। हैव सीड्स विद 1 कोटिलेडन एंड हैव सीड्स विद 2 कोटिलेडन्स। ठीक है, जब जो सीड है जो कि फ्रूट के अंदर एंक्लोज्ड है, अगर उसके अंदर 1 कोटिलेडन होगा तो उसे हम क्या कह देंगे, मोनोकॉट नाम दे देंगे, और अगर उसके अंदर 2 कोटिलेडन्स होंगे तो हम उसे कह देंगे डाइकॉट। अब ये मोनोकॉट और डाइकॉट क्या होता है, तो देखो मोनोकॉट और डाइकॉट का मतलब होता है कि सीड आपने देखा होगा, कुछ सीड ऐसे जैसे चावल का हो गया, चावल का दाना देखना वो 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो सकता, उसके बीच में कहीं कोई लाइन नहीं है। लेकिन अगर हम चने को देखें तो चने या फिर राजमा को देख लो, जो हमारी किडनी बीन्स होती है, उनको अगर हम देखेंगे तो क्या होता है, वो 2 पार्ट में डिवाइड इजीली हो जाता है, बिकॉज उनके ऊपर एक लाइन बनी होती है। ठीक है, तो जो पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहे हैं दे आर मोनोकॉट्स, जो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर 2 कोटिलेडन, तो वो क्या होता है, डाइकॉट्स होते हैं। ठीक है, चलो जो ये मोनोकॉट होते हैं, देखो जिसके अंदर क्या होगा, ओनली 1 कोटिलेडन है, अब ये 2 पार्ट में डिवाइड नहीं हो रहा है। इनकी जो रूट्स होती है वो फाइब्रस रूट्स होती है, जो वास्कुलर टिश्यू होता है इनका वो देखो बिल्कुल स्कैटर्ड होता है। मतलब अगर मैं स्टेम को, ये जो अगर हमारा स्टेम होगा सपोज, इसको जब मैं यहाँ से अगर कट करूंगी तो मुझे इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर नजर आता है, इसका मतलब क्या है, ये मोनोकॉट है। नेक्स्ट इज जो वीन्स होती है वो पैरेलल वीन होती है, मतलब कि जो विनेशन होता है लीफ के ऊपर वो पैरेलल विनेशन होता है। देन फ्लावर जो है उसके अंदर जो पीटल्स होंगी वो मल्टीपल ऑफ 3 होंगी, या तो 3 होंगी या फिर 6 होंगी या 9 होंगी। ठीक है, लेकिन अगर हम डाइकॉट की बात कर ले तो देयर आर 2 कोटिलेडन्स, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, 2 कोटिलेडन्स होंगे। टैप रूट होती है इनके अंदर, रिंग जैसा वास्कुलर टिश्यू बना होता है, नेट लाइक वीन्स होती है जिसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं, और ये इसका डिटेल्ड वीडियो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। चलो देन इसके बाद आ जाओ, ये देखो 4 to 5 इसके अंदर लीव्स होती है इसके फ्लावर के अंदर। मोनोकॉट वाले में क्या था, मल्टीपल ऑफ 3 लीव्स थी, लेकिन डाइकॉट में क्या है, 4 to 5 लीव्स होती है। ठीक है, चलो तो यहाँ हमारा प्लांटी कंप्लीट होता है। देन हम आते हैं हमारे एनिमेलिया किंगडम पे। एनिमेलिया किंगडम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, बिकॉज उसके अंदर बहुत ही ज्यादा टाइप के एनिमल्स आते हैं। ठीक है,
तो देयर आर सम वर्ड्स जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं पहले। देखो फर्स्ट हम क्या बोल रहे हैं कि सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। एनिमल को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट इज अगर सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या होगा, और अगर हम कह दें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो क्या होगा। देखो जब हम बात करते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो जब सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इसका मतलब है कि जो बॉडी है उसके अंदर कहीं अभी टिश्यू बने नहीं है। टिश्यू नहीं है तो ऑर्गन नहीं, ऑर्गन नहीं है तो ऑर्गन सिस्टम नहीं, लेकिन सिर्फ सेल है, ओनली सेल है। तो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कहीं कोई टिश्यू, कहीं कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होगा। एंड इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पोरीफेरा नाम दे देते हैं। फर्स्ट वन दैट इज पोरीफेरा। इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हमने क्या नाम दिया, पोरीफेरा नाम दे दिया है। और इस पोरीफेरा का एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास में ये आता है। पोरीफेरा जो है उसको नाम से आप समझ सकते हो कि दे कंटेन पोर्स। उनके ऊपर क्या होता है, पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर। ये एनिमल्स, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये हमेशा एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, पानी के अंदर ही रहते हैं। जो इनकी बॉडी के ऊपर ये पोर्स प्रेजेंट है, इन पोर्स में से क्या होता है, पानी जाता है, वापस बाहर आ जाता है, और उसी से ये अपना न्यूट्रिएंट भी एब्जॉर्ब करते हैं, वहीं से ये अपने गैसेस का एक्सचेंज भी करते हैं। ठीक है, दे हैव पोर्स, और बिल्कुल स्पंज लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्पॉन्जी जैसे होता है, स्पंज जैसे होता है। भाई इसके अंदर देखो होल्स है ना, तो ये जो पोर्स है, ये जो होल्स है, ये स्पंज लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं इनको। इनके नाम भी आपको याद रखना है, साइकॉन है, यूस्पोंजिया है, और उसके अलावा स्पॉन्जिला है। स्पॉन्जिला तो बहुत इजीली याद रहेगा आपको। फाइन, तो देखो इनके अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं, उसके अलावा पोर्स पोर्स तो हमें पता ही चल गया। कॉमनली इनको हम स्पंज भी कहते हैं, और ये मरीन हैबिटेट के अंदर रहते हैं। ये इनका हैबिटेट कौन सा है, मरीन हैबिटेट है। एज आई टोल्ड यू कि एक्वाटिक लाइफ है, ये ओनली एक्वाटिक लाइफ है, पानी के अंदर ही सर्वाइव करेंगे। ठीक है, चलो ये पानी के अंदर ही क्यों सर्वाइव करेंगे, बिकॉज जब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था उस टाइम पर जितने भी ऑर्गेनिज्म बने थे वो सब पानी के अंदर से ओरिजिनेट हो रहे थे। तो अभी तक उनको बाहर आने में टाइम लगेगा, अभी तक से पानी के अंदर ही बन रहे हैं। चलो, सो आई होप कि पोरीफेरा क्लियर हो गया है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, सेकेंड इज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जहां सेल्यूलर लेवल खत्म होता है वहां उसके बाद क्या बन जाता है, मॉडिफिकेशन होता है। एंड मॉडिफिकेशन इवोल्यूशन होने के बाद में क्या हो जाएगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर आ जाएंगे। तो जब टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को भी हमने क्या किया, आगे फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। एंड ये 3 पार्ट्स कैसे आए हैं, ये कैविटी की वजह से आए। कैविटी आपको पता होगा, हमने कुछ लेयर्स पढ़ी थी, डर्मल लेयर्स पढ़ी थी, मीजोडर्म, एंडोडर्म, एक्टोडर्म। इनके अंदर एक कैविटी का नाम सुना था कि ये कैविटी होती है इनके अंदर, जिनको कि हम क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। उस कैविटी को हम क्या नाम दिया था, हमने सिलोम नाम दिया था। जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो कैविटी प्रेजेंट नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं, असिलोमेट कहते हैं। जिसके अंदर नो बॉडी कैविटी है एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में, उसको हम क्या नाम देंगे, असिलोमेट्स नाम देंगे। तो असिलोमेट्स में कौन आता है, सिलेंट्रेट आते हैं एंड प्लेटीहेल्मिन्थीज आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें हमारे असिलोमेट की तो उसके अंदर कौन आया, देखो सिलेंट्रेट आया, प्लेटीहेल्मिन्थीज आया। अगर हम कह दें कि नहीं, कैविटी जो है कुछ सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम तक प्रेजेंट होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, देन उसके बाद खत्म हो जाती है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, स्यूडोसिलोमेट नाम देंगे। मतलब झूठी कैविटी है, सच्ची नहीं है, सच नहीं है, झूठ है, तो स्यूडोसिलोमेट इनको हम नाम दे देंगे। नेक्स्ट आता है सिलोमेट, जिनके अंदर जो कैविटी है वो बहुत ही वेल डेवलप्ड है, बहुत अच्छे से वो कैविटी जो है वो प्रेजेंट है, तो उनको हमने क्या नाम दिया, सिलोमेट्स नाम दिया। तो दीज आर असिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट एंड सिलोमेट्स। फाइन, चलो देन आते हैं हम, फर्स्ट हम आ जाते हैं हमारे सिलोमेट्स पे। सिलोमेट्स के अंदर हमने किसका नाम पढ़ा है, सिलेंट्रेट का नाम पढ़ा है, सॉरी असिलोमेट्स पे। असिलोमेट्स के अंदर हमारे क्या है, सिलेंट्रेट है सबसे पहले। देखो इन सिलेंट्रेटा को हम नाइडेरिया भी कहते हैं। सिलेंट्रेटा को क्या नाम दिया है, नाइडेरिया। तो जहां आ जाए नाइडेरिया, कंफ्यूज नहीं होना है, नाइडेरिया एंड सिलेंट्रेटा बोथ आर सिमिलर, बिल्कुल सेम है। तो इनके क्या होता है, ये भी देखो लिविंग इन वाटर, बताया है कि कैसे थे, ये वाटर के अंदर ही रहते हैं, प्रेजेंट कहाँ होंगे, वाटर में। एज आई टोल्ड यू कि जब इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, एनिमल की लाइफ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, पानी से हुई है। तो इनको पानी से बाहर आने में अभी बहुत टाइम लगेगा। तो सारे एनिमल्स अभी जो हम पढ़ेंगे वो कौन से हैं, एक्वाटिक एनिमल है। तो दीज आर आल्सो एक्वाटिक एनिमल। इसको देख के कुछ याद आ रहा होगा, ये क्या है, ये है हाइड्रा। ये कौन है, ये है हाइड्रा। चले, हाइड्रा है ये। एंड इनकी बॉडी डिजाइन जो होती है वो डिफरेंशिएशन होती है, यानी कि इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, डिफरेंशिएटेड बॉडी स्ट्रक्चर है इनका, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनका। उसके अलावा देखो 2 लेयर ऑफ सेल है, मेक्स अप सेल ऑन दी आउटसाइड ऑफ द बॉडी एंड द अदर मेक्स द इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी।
जो ये लेयर्स की बात कर रहे हैं ना, ये कौन सी है, ये मीजोडर्म और मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म में से बात कर रहे हैं, जिसके अंदर कौन सी कितनी लेयर्स है, ओनली 2 डर्मल लेयर्स है, जिसके अंदर सिलोमिक कैविटी अभी नहीं है, सिलोमिक कैविटी बिल्कुल भी नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर असिलोमेट्स। ठीक है, चलो, सो आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नाउ सो नेक्स्ट फाइलम इज प्लैटीहेल्मिन्थीज। अब ये नेक्स्ट फाइलम में क्या होगा, तो देखो जैसे हमने नाइडेरिया में पढ़ा था कि उसके अंदर सिलोमिक कैविटी नहीं होती है, दैट मीन्स कि दे आर असिलोमेट, वैसे ही प्लैटीहेल्मिन्थीज में भी क्या होता है कि वो सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, तो उसे भी हम क्या कहेंगे, असिलोमेट्स कहेंगे। तो प्लैटीहेल्मिन्थीज को भी हम क्या कहेंगे, असिलोमेट। नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट, कोई भी इंटरनल बॉडी कैविटी या फिर हम बोल सकते हैं कि सिलोम प्रेजेंट नहीं है, सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट बिल्कुल भी नहीं है। एंड कुछ वर्ड्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, रेडियली सिमेट्रिकल है, या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, तो इसके अंदर देखो ये क्या है, ये बायलैटरली सिमेट्रिकल है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वो तीनों लेयर प्रेजेंट है, यानी कि एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मीजोडर्म, तीनों ही लेयर्स प्रेजेंट है। एंड आई होप कि आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी बहुत अच्छे से क्लियर है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। बस जस्ट रिविजन के लिए हमें क्या देखना है कि भाई इसके अंदर क्या होता है, ये प्लैटीहेल्मिन्थीज के अंदर जो एनिमल्स होते हैं वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, दैट मीन्स कि सेंटर में से अगर कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, लेकिन उसके अलावा उनकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती। नेक्स्ट थिंग कि वो क्या होता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दैट मीन्स दे कंटेन 3 लेयर्स, दैट इज मीजोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। फाइन, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर भी वो तीनों लेयर्स होती है और वही तीनों लेयर्स मिलके क्या करती है, पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती है। नेक्स्ट इज नो ट्रू इंटरनल बॉडी कैविटी और सिलोम इज प्रेजेंट, एज आई टोल्ड यू दे आर असिलोमेट्स। जैसे नाइडेरिया था वैसे ही प्लैटीहेल्मिन्थीज भी क्या है, असिलोमेट्स है। द बॉडी इज फ्लैटन डॉर्सोवेंट्रली, यानी कि टॉप से लेके बॉटम तक पूरी बॉडी क्या होती है, पूरी की पूरी फ्लैटन होती है, दैट इज व्हाई इनको हम फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। सिर्फ इसी रीजन से हम इनको क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म्स। किनको कहा जाता है, प्लैटीहेल्मिन्थीज को। क्यों कहा जाता है, बिकॉज इनकी बॉडी टॉप से लेकर बॉटम तक पूरी की पूरी क्या है, फ्लैट है। फाइन, अब देखो ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इसका, क्या है ये है प्लेनेरिया, एंड इसके बारे में हम बहुत बार पढ़ चुके हैं कि ये सबसे झूठ बोलता है कि मेरे पास में आंखें हैं। प्लेनेरिया प्लेनेरिया क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ क्या कर रहा है, सबसे झूठ बोल रहा है कि मेरे पास आंखें है, इसके पास आंखें नहीं होती है, ये सिर्फ क्या है, आई स्पॉट्स है। दीज आर नॉट आईज, दीज आर आई स्पॉट्स, जस्ट एक स्पॉट है कि हाँ भाई यहाँ पे हमारी आंखें बननी है, ये हमको समझ में आ गया। लेकिन जब ये इनको लाइट के अंदर रखा जाता है, जब प्लेनेरिया लाइट के कांटेक्ट में आता है तो ये बिल्कुल तिलमिला जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है और ये वहां से भाग जाता है, अदरवाइज ये देख नहीं पाता है। फाइन, फ्लैटवर्म्स क्यों कहा जाता है ये भी क्लियर हो गया होगा आई होप। चलो नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ। नेक्स्ट थिंग इज निमेटोड्स। निमेटोड्स क्या होता है, तो देखो निमेटोड्स भी वही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल है। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो फाइलम्स के अंदर कॉमन है, एटलीस्ट 3-4 वर्ड्स तो है ही, तो ये तो बिल्कुल नहीं भूलना कि ये 3-4 पॉइंट्स तो हम आंख बंद करके भी लिख सकते हैं। देखो सारे ही जो एनिमेलिया के अंदर जितने भी फाइलम्स आते हैं उनके अंदर एक को छोड़ के, जो फर्स्ट है उसको छोड़ के, यानी कि जो फर्स्ट हमारा था पॉरीफेरा, उसको हम अगर साइड में रखें तो उसके अलावा जितने भी फाइलम्स है तो सबके अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या होगा कि दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनकी बॉडी जो है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में है, सेलुलर लेवल पे नहीं है। उनकी बॉडी में टिश्यूज बनना स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे जैसे मॉडिफाइड होंगे, जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा टिश्यूज बनेंगे, देन ऑर्गन सिस्टम। लेकिन जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो क्या होगा कि बॉडी जो है, बॉडी लेवल कौन सा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। देन बायलैटरली सिमेट्रिकल है, देन ट्रिप्लोब्लास्टिक है बिकॉज दे हैव 3 लेयर्स, एंडोडर्म, मीजोडर्म एंड एक्टोडर्म। फाइन, उसके अलावा देखो ये क्या है, ये सिलेंड्रिकल होते हैं। निमेटोड्स कैसे होते हैं, फ्लैट नहीं होते। फ्लैट कौन होता है, प्लैटीहेल्मिन्थीज होते हैं। निमेटोड्स कैसे है, बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, ठीक है, उनके पास कोई भी रियल ऑर्गन नहीं है। देखो एक तरह से देखो ये सारे के सारे क्या बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप के नजर आ रहे हैं आपको। दे डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रियल ऑर्गन, इनके पास ऑर्गन्स नहीं है अभी भी। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज ओके, लेकिन ऑर्गन्स अभी तक बनना शुरू नहीं हुए हैं, अभी यहाँ से और आगे होगा, उसके बाद बनेंगे। एंड इनकी बॉडी के अंदर स्यूडोसिलोम होता है। स्यूडोसिलोम का क्या मतलब हुआ, देखो असिलोमेट्स का हमने क्या कहा था कि भाई जो असिलोमेट्स है उनके अंदर बिल्कुल भी वो कैविटी प्रेजेंट थी ही नहीं, ना एम्ब्रियोनिक स्टेज में थी, ना उसके बाद में कैविटी आई, पूरी लाइफ स्पैन के अंदर कभी भी सिलोमिक कैविटी बनी ही नहीं। लेकिन जो निमेटोड्स होते हैं दे आर स्यूडोसिलोमेट,
इनके अंदर स्यूडोसिलोम प्रेजेंट होता है। स्यूडो का मतलब हमको पता है कि झूठ, झूठी कैविटी कैसी हो सकती है, तो स्यूडोसिलोम का मतलब होता है कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज थी उस सर्टेन लिमिट ऑफ टाइम पर जो कैविटी थी वो प्रेजेंट थी, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, अचानक से धीरे धीरे कैविटी जो थी वो खत्म होते चली गई। देखो एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जब वहां पर तीनों लेयर्स थी जो कि बॉडी को बना रही थी, उसको फॉर्मेशन कर रही थी, उस सर्टेन टाइम पर क्या था, उनकी बॉडी के अंदर सिलोम प्रेजेंट था। लेकिन धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक स्टेज से जैसे जैसे वो डेवलप होता गया एनिमल, वैसे वैसे क्या हुआ, जो सिलोमिक कैविटी थी वो खत्म होती चली गई। दैट इज वाई हमने क्या कहा कि निमेटोड्स आर स्यूडोसिलोमेट्स, बिकॉज इनके अंदर स्यूडोसिलोम प्रेजेंट है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में सिलोम प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट है, और उसके बाद में धीरे धीरे वो वैनिश होती चली गई। ठीक है, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनसे क्या हो सकता है, जिनसे एलिफेंटाइसिस हो सकता है। एलिफेंटाइसिस किसकी वजह से हो सकता है, फिलेरियल वर्म की वजह से हो सकता है। निमेटोड्स के अंदर एक एग्जांपल है फिलेरियल वर्म्स, उनकी वजह से एलिफेंटाइसिस हो सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ। नेक्स्ट इज एनीलिडा। एनीलिडा तो हम लोगों को बहुत अच्छे से याद होगा, बिकॉज हमने कहा था कि एनीलिडा जो होते हैं दे आर सेगमेंटेड, उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ज्यादा सेगमेंटेड होती है, सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं एंड सेगमेंटेड बॉडी होती है। हमारे घर के अंदर अगर लोकल लैंग्वेज की बात करें तो कहा जाता है ना, कोई जब भी कोई फ्रूट या वेजिटेबल के अंदर कोई जानवर आता है तो क्या बोलते हैं, लटे है। वो लटे क्या होती है, तो लटे ही तो है एनीलिड्स, और क्या है, वो इस तरह की सेगमेंटेड बॉडी में प्रेजेंट होती है, इस तरह की सेगमेंटेड बॉडी होती है उनकी, फाइन, सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी होती है, और इनको हम क्या कहते हैं, एनीलिडा कहते हैं। ठीक है, जब मॉडिफिकेशन होता गया तो धीरे धीरे इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बनते गए। एंड दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। देखो ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, अगर इनको यहाँ से कट करेंगे सेंटर में से तो ये 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे। सो दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, ये क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, मतलब कि इनकी बॉडी के अंदर भी क्या होता है, 3 लेयर्स प्रेजेंट है। नाउ दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी, मतलब कि इनको क्या कहेंगे, इनको हम सिलोमेट्स कहेंगे, इनको हम क्या कहेंगे, सिलोमेट्स कहेंगे। फाइन, देखो जो हमने पूरा फ्लो चार्ट देखा था, उस फ्लो चार्ट के अंदर जब ऊपर से आप यहाँ तक आओगे, एनीलिडा तक आओगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड पॉइंट बायलैटरली सिमेट्रिकल, थर्ड पॉइंट ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फोर्थ पॉइंट है कि सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट है या फिर नहीं है, तो दे आर सिलोमेट्स, सो दे हैव देयर सिलोमिक कैविटी, इनकी बॉडी के अंदर सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट है, नॉट ओनली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, उसके बाद भी इनकी बॉडी के अंदर वो सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट है। दैट इज वाई हमने क्या कहा, ट्रू बॉडी कैविटी है इनके अंदर। एंड एक्सटेंसिव ऑर्गन डिफरेंशिएशन, एनीलिडा तक आते आते इतना इवोल्यूशन हो चुका था कि जो टिश्यूज थे वो ऑर्गन्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गए थे, तो इनके अंदर ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो चुके हैं। उससे पहले जितने भी हमने फाइलम पढ़े उनके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जरूर था, लेकिन वहां पर जो ऑर्गन्स थे वो नहीं बनना शुरू हुए थे। लेकिन जब एनीलिडा तक आते हैं तब तक क्या हो जाता है, तब तक ऑर्गन्स का बनना भी शुरू हो जाता है, तो यहाँ पर ऑर्गन्स का डिफरेंशिएशन हो सकता है। नाउ दिस डिफरेंशिएशन अकर्स इन अ सेगमेंटल फैशन विद द सेगमेंट्स लाइंड अप one after the other from head to tail, one after the other from the head to tail। ठीक है, हेड टू लेके टेल तक अगर आप देखेंगे तो पूरी बॉडी क्या है, सेगमेंटेड है, उन्हीं के अंदर आपको ऑर्गन्स भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इन सेगमेंट्स के अंदर ही क्या होगा, ऑर्गन्स भी हमें देखने को मिलेंगे अगर हम उनको चेक करते हैं तो यहाँ पर आकर हमें क्या मिल गया, ऑर्गन डिफरेंशिएशन मिल चुका है। देखो बाकी सारी चीजें कुछ कुछ कॉमन आ रही है, बट एक मेन चीज जो है वो क्या है, ऑर्गन डिफरेंशिएशन। तो ऑर्गन डिफरेंशिएशन कहाँ से शुरू हुआ, एनीलिडा पे स्टार्ट हो चुका है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में क्या होता है, देखो आर्थ्रोपोडा का मतलब तो आई होप कि सबको पता होगा, क्यों, क्योंकि हम अपने आसपास में सारे आर्थ्रोपोड्स को देख लेते हैं। दैट मीन्स कि अगर मैं बात करूं आपके स्पाइडर की, या मैं बात करूं आपके घर की हाउस फ्लाई की, या मस्किटो की अगर हम बात कर ले, तो वो सबके सब क्या है, वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। अब ये आर्थ्रोपोडा क्या होता है, तो वो एनिमल्स जिनके की जॉइंटेड लेग्स होते हैं, जिनके भी लेग्स आपको जॉइंटेड मिले, मतलब देखो इस टाइप का अगर स्ट्रक्चर मिल जाए, यहाँ से जॉइंट है, यहाँ से जॉइंट है, अगेन यहाँ जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है, तो ये इतने ज्यादा अगर जॉइंटेड स्ट्रक्चर में अगर लेग मिल जाए किसी के, इसका मतलब वो क्या होगा, वो आर्थ्रोपोडा में आएगा। दैट मीन्स कि हमारे घर के जो मोस्टली जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो सब किस में आते हैं, वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, यानी कि जॉइंटेड लेग्स होते हैं इनके। अगर आप इनमें से किसी का भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्या है, जॉइंटेड लेग्स है। अगर आप अपने घर के हाउस फ्लाई को ध्यान से देखें, या हमारे घर के हम स्पाइडर को अगर ध्यान से देखें,
तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतने सारे इनके पैर जो जॉइंटेड है, यानी कि 4 to 5 सेगमेंट्स में डिवाइड है उनका लेग, दैट इज वाई हम उनको क्या कहते हैं, आर्थ्रोपोडा कहते हैं। आर्थ्रोपोडा में जब हम एनिमेलिया का पूरा फाइलम पढ़ रहे हैं, एनिमेलिया के सारे पार्ट्स को पढ़ रहे हैं, उनके फाइलम को जब पढ़ रहे हैं, तो जब हम स्टार्टिंग से आर्थ्रोपोडा तक आते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि अच्छा इनका जो बॉडी लेवल है वो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि सेलुलर लेवल पे स्टक नहीं है, वो वहां से मॉडिफाइड हो चुका है, टिश्यू लेवल पे आ चुका है। अब ये बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, इनको अगर ध्यान से देखें तो देखो जब इनके ऊपर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर्म करेंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दैट मीन्स कि इनके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है, ओनली वन होती है। देयर आर नॉट कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई ज्यादा लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। कहीं से भी अगर आप लाइन फॉर्म करते हो तो वो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होंगे, ओनली ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज कि ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये हमको ऑलरेडी पता है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जितने भी हमने स्टार्टिंग से पढ़े हैं, स्टार्टिंग के कुछ को छोड़ के जहां पे ट्रिप्लोब्लास्टिक स्टार्ट हो चुका था उसके बाद के जितने भी एनिमल्स होंगे वो सारे क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। फाइन, चलो नेक्स्ट थिंग इज कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। व्हाट आई टोल्ड यू कि जिस तरह से इवोल्यूशन होता गया वैसे वैसे इनको क्या किया गया, क्लासिफाई किया गया। तो उस क्लासिफिकेशन के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ते वैसे वैसे क्या हो रहा है, ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है। तो जहां ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है वहां पर देखो एक और चीज का डेवलपमेंट हुआ कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो था वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम था। अभी तक ब्लड वेसल्स का इवोल्यूशन नहीं हुआ है, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन अभी तक नहीं हुआ है। फाइन, तो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, कोई आर्टरीज नहीं है, कोई वेन्स नहीं है, कोई एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं जा रहा है इसके अंदर, ऐसे ही पूरा ब्लड जो है पूरी बॉडी के अंदर डायरेक्टली फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट इस कैविटी जो होती है वो ब्लड फिल्ड होती है, जो इनकी बॉडी कैविटी है लाइक जो सिलोमिक कैविटी है वो ब्लड फिल्ड होती है। ठीक है, तो आई होप कि आर्थ्रोपोडा क्लियर हो गया होगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मोलस्का। मोलस्का के अंदर क्या होगा, देखो मोलस्का अगेन बायलैटरली सिमेट्रिकल है। ठीक है, अब इनके ऊपर देखो आपको क्या नजर आ रही है, ऑक्टोपस के बारे में हमको पता है, स्नेल के बारे में हमको पता है, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल। ऑब्वियस सी बात है, ऐसा तो नहीं है कि कहीं से भी कट करेंगे तो हमको इक्वल पार्ट्स में मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, उसके बाद सिलोमिक कैविटी जो होती है वो यहाँ पर थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। दे हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा जैसे कि पहले था, ऐसा नहीं है कि अभी है, नहीं पहले था, अभी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जहां हमने आर्थ्रोपोडा पढ़ा था वहां से इवोल्यूशन थोड़ा सा हुआ, मोलस्का तक पहुंचे, लेकिन अभी भी यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ भी क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। वन मोर थिंग कि यहाँ पर क्या होता है, किडनी लाइक ऑर्गन्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, बॉडी में एक्सक्रीशन भी होना चाहिए ना, तो किडनी अभी तक डेवलप नहीं हुई है, लेकिन किडनी जैसा कुछ स्ट्रक्चर जो है वो हमें यहाँ पर आसपास इनके आसपास में नजर आ जाता है, यानी इनकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं हमें वो नजर आ जाता है कि हाँ किडनी जैसा कुछ बन रहा है। किडनी का फॉर्मेशन नहीं हुआ है लेकिन किडनी जैसा कुछ बन रहा है। फाइन, चलो नेक्स्ट थिंग इज इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का मतलब क्या होता है, देखो स्पाइनी मैमल्स होते हैं, इनकी जो स्किन होती है उनके ऊपर ऐसा लगता है कि स्पाइन्स है, कांटे लगे हुए हैं, तो इनको हम क्या नाम देंगे, स्पाइनी मैमल्स नाम दे सकते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा कहते हैं। डर्मा का मतलब क्या होता है, स्किन होता है, डर्म जहां पे आएगा इसका मतलब स्किन है। दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, फ्री लिविंग मरीन एनिमल्स है, दे आर मरीन एनिमल्स, भूलना नहीं है। एंड द ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स, अभी भी यहाँ पर क्या है, वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। एज आई टोल्ड यू कि आर्टरीज और वीन्स का डेवलपमेंट अभी तक नहीं हुआ है, आगे आने वाले ऑर्गेनिज्म में हो जाएगा, लेकिन यहाँ तक कंप्लीट नहीं है। हैव हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर यूज एज स्केलेटन, इनकी बॉडी के ऊपर एक हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सोस्केलेटन कहते हैं। हम कहते हैं एक्सोस्केलेटन, यहाँ स्केलेटन लिखा है ओनली, आपको क्या याद रखना है, एक्सोस्केलेटन लर्न रखना है। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है कि जिनकी बॉडी का स्ट्रक्चर, जिनकी बॉडी के अंदर जो स्केलेटन होगा वो अगर बाहर की साइड में है, बॉडी से आउटर साइड में है, तो हम उसे क्या नाम दे देंगे, एक्सोस्केलेटन नाम दे देंगे। लेकिन अगर बॉडी के इनर साइड में है तो हम उसे क्या नाम देंगे, एंडोस्केलेटन नाम देंगे। तो इवन अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एंडोस्केलेटन है, लेकिन अगर मैं इनकी बात करूं तो ये क्या है, एक्सोस्केलेटन होता है इनके अंदर, जो किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फाइन, चलो नेक्स्ट थिंग इज प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा थोड़े से ज्यादा डेवलप्ड और हो जाते हैं, थोड़ा और डेवलप्ड है ये, थोड़ा और इवोल्यूशन ज्यादा हुआ है इनके अंदर। अगेन दे आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव अ सिलोम। दे आर, देखो ये चीजें तो बहुत ज्यादा कॉमन है, ये तीनों चीजें बहुत कॉमन है, मोस्टली सबके अंदर हमने पढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक नई चीज क्या होगी, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड एक नई चीज होगी।
अगर मैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करूं तो आप पीछे की साइड में हाथ देकर क्या बोलेंगे कि हाँ मैम एक रीढ़ की हड्डी है। यहाँ पर क्या है, एक रीढ़ की हड्डी है। बैक साइड में अगर देखेंगे तो एक रीढ़ की हड्डी है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, वर्टेब्रल कॉलम कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। अगर मैं शेर की बात कर लूं, मैं कुत्ते की बात कर लूं, बिल्ली की बात कर लूं, काऊ की बात कर लूं, तो इनके ऊपर भी आपने देखा होगा कि एक बोन लाइक स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, वर्टेब्रल कॉलम कहते हैं। फाइन। लेकिन जो ये वर्टेब्रल कॉलम है ये पहले नहीं था। पहले के ऑर्गेनिज्म देखो यूं यूं जा रहे हैं, आराम से जा रहे हैं, उनके अंदर तो कहीं ऐसा कोई वर्टेब्रल कॉलम नहीं है, कहीं कोई रीढ़ की हड्डी नहीं है। लेकिन जब इवोल्यूशन हुआ तो जब हम यहाँ प्रोटोकॉर्डेट्स तक पहुंचे तो हमको पता चला कि अच्छा हाँ यहाँ पर एक और चीज बन गई है। क्या बन गई है, यहाँ पर नोटोकॉर्ड भी प्रेजेंट है। नोटोकॉर्ड बेसिकली जिनके अंदर होती है उनको हम क्या कहते हैं, वर्टब्रेट्स कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो नोटोकॉर्ड जो है वो ओनली एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होगी। एम्ब्रियोनिक स्टेज के बाद में धीरे 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 जो ये नोटोकॉर्ड है वो खत्म होती चली जाएंगी। ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या होगी, धीरे 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 खत्म होती चली जाएंगी। किसके अंदर, प्रोटोकॉर्डेट्स के अंदर। ठीक है, जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको हम कहेंगे कॉर्डेट्स। लेकिन जिनके अंदर नोटोकॉर्ड जो है प्रेजेंट नहीं है तो नॉन कॉर्डेट्स होंगे। लेकिन अगर हम बात करें कि ठीक है एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है तो हम उसे क्या नाम दे देंगे, प्रोटोकॉर्डेट्स नाम दे देंगे। देखो इसके लिए अपने काम करते एक बार फिर से कहा आ जाए, फिर हम हमारे उस वाले फ्लो चार्ट पे आ जाते हैं एक बार, ताकि चीजें फिर से क्लियर होने लग जाए। देखो यहाँ तक तो हमने देख लिया था, क्या देखा था कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिलोमेट है या नहीं है, सिलोमिक कैविटी जो है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में है या फिर लास्ट तक प्रेजेंट है। देन थोड़ा और आगे आए तो पता चला कि अच्छा एक नोटोकॉर्ड नाम की भी चीज होती है। नो नोटोकॉर्ड, जिसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो उसे हमने क्या नाम दिया, इकाइनोडर्मिटा नाम दिया। नो नोटोकॉर्ड है मतलब इकाइनोडर्मिटा है। लेकिन जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको हम कहेंगे कॉर्डेट्स। जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है उनको हमने क्या नाम दिया, कॉर्डेट्स नाम दिया, कॉर्डेटा नाम दिया। लेकिन जो ये कॉर्डेटा है इसको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। क्यों किया गया, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट तो है लेकिन अगर सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज तक है, उसके बाद में अगर नहीं है तो हम क्या कहेंगे, प्रोटोकॉर्डेटा है। ठीक है, लाइफ टाइम प्रेजेंट नहीं है, पूरी लाइफ में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर है, तो उसे हम क्या नाम देंगे, प्रोटोकॉर्डेटा नाम देंगे। और अगर नोटोकॉर्ड जो है वो रिप्लेस होकर वर्टेब्रल कॉलम बना लेती है, हमारी बॉडी की भी जो नोटोकॉर्ड थी उसने क्या बना लिया, वर्टेब्रल कॉलम बना लिया है, तो जो वर्टेब्रल कॉलम बनाने वाला नोटोकॉर्ड है उसको हम क्या नाम देंगे, वर्टेब्रेटा नाम देंगे। उसको हमने क्या नाम दिया, वर्टेब्रेटा नाम दिया। वर्टेब्रेटा को फिर हम आगे फर्दर डिवाइड करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास सिर्फ वर्टेब्रेटा तक हमको पढ़ना है। तो पहले हम यहाँ आ जाए, फिर से हम कहाँ पहुंचे थे, अभी प्रोटोकॉर्डेटा तक पहुंचे थे। तो प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर क्या है, देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, सिलोमिक कैविटी है, ये तो बहुत कॉमन चीज हो गई। नई चीज क्या है कि इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है लेकिन ओनली इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, सिर्फ और सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट है। जैसे जैसे ये डेवलप होते जाएंगे, एडल्ट होने की कंडीशन में आएंगे, वैसे वैसे क्या होगा कि इनका जो नोटोकॉर्ड है वो धीरे 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 खत्म होता चला जाएगा। एंड प्रोटोकॉर्डेट्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो मरीन एनिमल्स। ठीक है, नाउ इनके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, देखो एक तो होता है हर्डमेनिया, एक हमने नाम कई बार सुना होगा आपने, हर्डमेनिया, हर्डमेनिया, एंड एक और है बेलेनोग्लॉसिस। बेलेनोग्लॉसिस तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेलेनोग्लॉसिस ये वाला स्ट्रक्चर तो मतलब मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह आता है, एग्जाम के अंदर भी अगर प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में कुछ पूछा जाए तो आप ये फॉर्म कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वर्टेब्रेटा। एज आई टोल्ड यू कि अगर बायलैटरली सिमेट्रिकल है, अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, अगर उसके अंदर डोर्सल नर्व प्रेजेंट है और उसके अलावा उसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो हम उसे क्या नाम देंगे, वर्टेब्रेटा नाम देंगे। नोटोकॉर्ड जो थी वो किस में कन्वर्ट हो चुकी है यहाँ पर, तो जो वर्टेब्रेटा की नोटोकॉर्ड थी, वर्टेब्रेटा के अंदर जो नोटोकॉर्ड थी वो किस में प्रेजेंट हो गई है, किस में कन्वर्ट हो गई है, सॉरी, तो ये कन्वर्ट हो गई है वर्टेब्रल कॉलम में। किस में कन्वर्ट हो गई है, वर्टेब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो चुकी है। फाइन, चलो, तो हम हमारे आसपास में जितने भी ऑर्गेनिज्म देख पा रहे हैं उन सबको हम क्या नाम देंगे, वर्टेब्रेटा नाम दे देंगे। तो यहाँ देखो फिश है, यहाँ बर्ड है, एम्फीबियंस आ गए हैं, मैमल्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये सब के सब आते हैं हमारे वर्टेब्रेटा के अंदर। वर्टेब्रेटा की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि मैंने आपको कहा, बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, सिलोमिक कैविटी प्रेजेंट होती है, तो ये सारे तो चीजें है ही, डोर्सल नर्व भी प्रेजेंट होती है। उसके अलावा भी कुछ इसके अंदर क्या होता है, कुछ स्पेशलिटी होती है, जैसे कि हमने पढ़ी है, हमने कैमल की स्पेशलिटी पढ़ी है, हमने फिश के बारे में पढ़ा है, हमने बर्ड्स के बारे में बहुत बार पढ़ा है, हमने ह्यूमन बींग्स के बारे में भी पढ़ा है। तो बस इन्हीं को हमने क्या कर दिया, फर्दर क्लासिफाई कर दिया है वर्टेब्रेटा को। ठीक है, वर्टेब्रेटा के अंदर फर्स्ट थिंग क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑर्गेनिज्म होता है। देखो क्या होगा,
साइक्लोस्टोमेटा जो है ये जॉलेस होते हैं, बिल्कुल जॉलेस होते हैं, ठीक है। ईल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, किसके जैसे होते हैं? ईल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ये ईल लाइक स्ट्रक्चर क्या करते हैं, इनका जो माउथ है, माउथ बिल्कुल है सर्कुलर शेप में होता है, ठीक है। और ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं। एक्टोपैरासाइट्स का मतलब क्या हो गया? एक्टोपैरासाइट्स, पैरासाइट्स का मतलब क्या होता है कि जो क्या करते हैं, होस्ट से फूड लेते हैं, होस्ट से पूरा का पूरा फूड सक कर लेते हैं। तो ये भी क्या होता है? एक्टोपैरासाइट होता है, मतलब बाहर की साइड में क्या होगा? चिपक जाएंगे। सपोज यहाँ अगर चिपक गए हैं तो यहाँ से क्या करेंगे? सब कुछ चीजें, न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो भी उनको रिक्वायर्ड है वो खींच लेंगे। तो ये क्या होता है? एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, बिल्कुल स्लिमी स्किन होती है, बहुत स्लिम स्लिम स्किन होती है, चिपचिपे सी भी होती है इनकी स्किन, ठीक है। चलो नेक्स्ट थिंग इज पाइसेस। पाइसेस क्या होता है? तो पाइसेस का मतलब हमने किससे याद किया था? फिश से याद किया था। पाइसेस का मतलब पता होगा आपको, दे आर फिश, और फिश है इसका मतलब पानी के अंदर रहेगी, बाहर नहीं रह सकती है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है, कुछ के अंदर फिन्स होते हैं, कुछ के अंदर फिन्स नहीं होते हैं। सांस लेने के लिए क्या होता है? गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और क्या चीजें थी? स्ट्रीमलाइन बॉडी हो गई, गिल्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा देखो हमने हमारा स्ट्रक्चर जो होता है फिश का वो ये बनाते हैं, हम हमेशा यही बनाते हैं। तो देखो इसके अंदर ये क्या है? ये फिन्स हो जाते हैं इनके। उसके अलावा यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? गिल्स प्रेजेंट होंगे ताकि ये रेस्पिरेशन कर सके, ठीक है। उसके अलावा इनकी जो बॉडी होती है थोड़ी सी स्लिमी होती है, बहुत स्लिम स्लिम सी बॉडी होती है इनकी, चिपचिपी सी भी होती है इनकी बॉडी। लायन फिश नाम दे सकते हो, रोहू फिश हो जाती है। जितनी भी फिश हम देखते हैं वो सारी की सारी किसमें आएगी? पाइसेस के अंदर आएगी। नेक्स्ट थिंग इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का नाम हमने सुना है। एम्फीबियंस क्या होते हैं? तो एम्फीबियंस एक तरह से बोला जाए तो ऐसे एनिमल्स जो कि पानी में भी रहते हैं और जो कि बाहर जमीन पर भी रह सकते हैं। देखो सारे ऑर्गेनिज्म अब तक कहाँ रह रहे थे? पानी के अंदर रह रहे थे, क्योंकि इनको क्या लग रहा था? डर लग रहा था। अब जब ये बाहर आ गए हैं, ये बाहर आने की जब इन्होंने कोशिश की तो ये कहाँ कहते हैं? ये लैंड पर भी रहते हैं, ये लैंड पर भी सरवाइव करते हैं एंड ये वाटर में भी सरवाइव करते हैं। अब ये लैंड और वाटर वाला इतना डिफरेंस क्यों है इनका? भाई जब बाहर आ चुके हैं तो पूरा बाहर आ जाना चाहिए, अंदर ही क्यों नहीं चल, बार बार क्यों अंदर जाता है, फिर क्यों बाहर आता है? एक्चुअली ये वो ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर रह रहे थे इतने टाइम, धीरे 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 क्या हुआ? इवोल्यूशन हुआ। इवोल्यूशन होते होते क्या हुआ? इनको समझ में आया कि अच्छा हम बाहर भी रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर लंग्स भी प्रेजेंट होंगे, लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं और गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। ये रहते मोस्टली बाहर है, लेकिन इनको पानी में जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? फिर से क्यों पीछे जा रहे हैं? ये पानी में इसलिए जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनके जो एग्स है वो पूरे सूख जाएंगे, वो खराब हो जाएंगे, बिकॉज इनके एग्स के ऊपर कवरिंग नहीं होती है। जैसे कि बर्ड के एग के ऊपर देखा एक व्हाइट कलर की कवरिंग होती है, वैसे इनके एग्स के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। तो इनके एग्स जो होंगे वो क्या होगा? एनवायरनमेंट में आते ही पूरे खराब हो जाएंगे, सूख जाएंगे। इसका मतलब है कि ये जो ये अपना एग देने के लिए क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन के पर्पज से कहाँ जाते हैं? पानी के अंदर जाते हैं। अदरवाइज ये रहते कहाँ है? बाहर ही रहते हैं, ठीक है। तो एम्फीबियंस की ये एक स्पेशलिटी होगी। देखो बाकी सारी चीजें कॉमन है, इनके बारे में हम बहुत सारी चीजें लिख भी सकते हैं, बट द मेन थिंग इज कि पानी के अंदर क्यों जा रहे हैं? फॉर रिप्रोडक्शन। फाइन, चलो द नेक्स्ट थिंग इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल क्या होते हैं? रेप्टाइल्स, रेप्टिलिया कह सकते हैं हम इनको। रेप्टाइल्स एक तरह से देखा जाए तो वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल्स जो क्या करते हैं? वो क्रॉल करते हैं। जो क्या कर रहे हैं? क्रॉल कर रहे हैं। देखो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज में अभी आपको और बताऊंगी, बेसिक प्रॉपर्टीज एक बार देख ले। क्या कर रहे हैं ये वो क्रॉलिंग एनिमल्स है, ठीक है। ये क्रॉलिंग एनिमल्स है, ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहते हैं? जमीन के ऊपर रहते हैं, ये पानी के अंदर नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते? जो डर प्रीवियस वाले ऑर्गेनिज्म को यानी एम्फीबियंस को था कि भाई हमारे जो आएंगे वो खराब हो जाएंगे, क्योंकि उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। इन ऑर्गेनिज्मों का ऐसा कुछ भी डर नहीं है, बिकॉज इनकी जो एग्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है? कवरिंग होती है। इनके एग्स के ऊपर क्या होता है? कवरिंग होती है। तो वो जो कवरिंग है उससे क्या होगा? एनवायरनमेंट के अंदर उनके एग जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। दैट इज वाई ये पानी के अंदर नहीं जाते हैं। ये वो ऑर्गेनिज्म है जो पूरा ही पानी से अभी बाहर आ चुके हैं, ठीक है। चलो वैसे अभी हम एक और वर्ड पढ़ेंगे, वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड के बारे में। नेक्स्ट थिंग इज एव्स। एव्स का मतलब क्या याद करवाया था? एव्स से याद करवाया था बर्ड्स को। एव्स का मतलब क्या होता है? बर्ड्स होती है। और बर्ड्स के बारे में तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो बर्ड्स के बारे में? देखो बर्ड्स जो होती है उनकी जो माउथ होता है वो बीक में कन्वर्टेड होता है, ठीक है। उसके अलावा इनकी बॉडी भी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है। इनकी जो बोन्स होती है वो होलो होती है, बहुत ज्यादा खोखली बोन्स होती है इनकी। उसके अलावा इनकी बॉडी बहुत लाइट वेट हो चुकी है एंड इनके जो फेदर है, ये जो विंग्स है, फेदर क्या करता है? उड़ने में काम में आते हैं। फेदर इनके किस में काम आएंगे?
उड़ने में काम में आएंगे। उसके अलावा ये एग्स देते हैं, एग लेइंग एनिमल्स है, यानी कि इनको हम क्या बोल सकते हैं, ओवी पेरस बोल सकते हैं। इनको हम क्या कह सकते हैं, ओवी पेरस कह सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज मेमेलिया। मेमेलिया का मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, जो एग लेयर्स नहीं है, जो एग को ले नहीं करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म, वो एनिमल्स जो अपने यंग वंस को डायरेक्टली बर्थ देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, मेमल्स कहते हैं। उसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, उसके अंदर काऊ भी आता है, उसके अंदर आपके डॉग भी आते हैं, कैट भी आता है, आपकी शार्क वेल भी आती है, रैट आता है, बैट आता है, कैट तो है ही, फाइन। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं, ये सब आते हैं मेमल्स के अंदर। ये अपने यंग वंस को बर्थ तो देते ही है और साथ ही साथ उनको फीड भी कराते हैं। उनको या तो मिल्क पिलाते हैं या उनको अपने जो भी उनका फीडिंग का रहता है उनके प्रोसेस, तो उनको ये फीड ऑन भी करवाते हैं। पेरेंटिंग नेचर होता है इनका, केयरिंग वाला नेचर होता है इनका, ठीक है। चलो, सो आई होप कि आपको इतनी चीज क्लियर हो गई है। अब हम कुछ और पॉइंट्स इनके एक बार देख लेते हैं जो हमने वर्ड बेटा पढ़ा था उसका। चलो यहाँ आ जाए, एक बार फिर से फ्लो चार्ट पे आ जाए। जो हमने यहाँ फ्लो चार्ट देखा था, हमने यहाँ उसको खत्म किया था। यहाँ से आगे आना है, वर्ड बेटा के बारे में पढ़ना है। देखो साइक्लोस्टोमेटा हमने क्या कहा था, सर्कुलर माउथ होता है, एक्टोपैरासाइट्स होते हैं जो कि ईल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जॉलेस होंगे, ईल लाइक स्ट्रक्चर होंगे, स्लिमी इनकी स्किन होगी। नेक्स्ट हमने क्या बोला था, पाइसेस का मतलब क्या कहा था, फिश। पाइसेस का अंदर क्या था, फिश था। फिश का क्या होता है, देखो एक्सोस्केलेटन होता है स्केल्स का, यानी गिल्स होते हैं उसके ऊपर। एंडोस्केलेटन होता है बोन्स या कार्टिलेज का। ब्रीदिंग किससे करते हैं, गिल्स से करते हैं। पानी के अंदर रहते हैं, स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, बिल्कुल स्लीमी बॉडी होती है उनकी। नेक्स्ट इज एम्फीबियंस। एम्फीबियंस में देखो गिल्स किसमें होते हैं, लार्वल स्टेज के अंदर होंगे, लंग्स होंगे जो एडल्ट्स के अंदर, और स्लिमी स्किन होती है। प्लस ये पानी के अंदर कब जाते हैं, तो ये पानी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपने एग्स को ले करने के लिए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ये कौन से एनिमल्स होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो ये सारे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है। तो कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या हुआ, देखो कोल्ड ब्लडेड का मतलब होता है कि ये बाहर के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है ये। तो ये बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग अपना टेम्परेचर चेक करते हैं। हम एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे, लेकिन ये लोग करते हैं। कैसे, सपोज बाहर का टेम्परेचर बढ़ गया तो क्या होगा, इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर एटमॉस्फेयर का, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डाउन हो गया तो इनका भी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। सो दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, फाइन। नेक्स्ट इज रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स आर आल्सो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। देखो एक्सोस्केलेटन ऑफ स्केल्स होता है, एग्स ले करते हैं, एंड आउटसाइड वाटर, पानी के बाहर ही एग्स ले करते हैं, ठीक है। उसके अलावा है एव्स है। देखो एव्स के अंदर क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है फेदर्स का, एग्स ले करते हैं एंड फ्लाइट, उड़ना पॉसिबल है, वार्म ब्लडेड होते हैं, फाइन। वार्म ब्लडेड एव्स और मैमेलिया सिर्फ ये दो ही होते हैं। क्यों होते हैं वार्म ब्लडेड, बिकॉज ये दोनों अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए इनके मेथड दूसरे हैं। ये एनवायरनमेंट से टेम्परेचर को लेंगे नहीं। क्यों, एनवायरनमेंट का टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो ऐसा नहीं है कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। कभी अपनी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ते हुए देखा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फीवर कहते हैं। वो कभी भी एनवायरनमेंट को देख के अपना टेम्परेचर नहीं इंक्रीज कर रहा है। ऐसा नहीं कि एनवायरनमेंट का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया तो मैं भी 37 से थोड़ा नीचे आ जाता हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद ही मेंटेन करते हैं। तो एव्स और मैमेलिया क्या हो गए, खुद ही मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ मैमेलिया। मैमेलिया से एक्सोस्केलेटन होता है हेयर का, हेयर वो हमारी बॉडी के ऊपर होता ही है। एक्सटर्नल ईयर्स हमारी बॉडी में होते हैं, वार्म ब्लडेड है। उसके अलावा अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। चलो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखो हमने क्या पढ़ा, हमने जस्ट 3 स्मार्ट चार्ट्स पढ़े, और 3 स्मार्ट चार्ट्स में क्या हुआ, हमारा जो चैप्टर था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब एक लास्ट थिंग और बचती है। लास्ट थिंग क्या है, ये यानी कि नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, तो नॉमेनक्लेचर का मतलब है कि एवरीथिंग, जितनी भी वर्ल्ड के अंदर प्रेजेंट है, जो कि लिविंग थिंग्स है, उन सबको एक साइंटिफिक नाम दिया गया है। क्यों दिया गया है, तो देखो जब भी हम किसी पर्टिकुलर एनिमल की, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सबकी लैंग्वेज में उसको सेम ही वर्ड वो से बुलाते होंगे। कोई कुछ बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है, कोई कुछ बुलाता है, ठीक है। होगा क्या, अमेरिकन कोई होगा तो उसको समझ नहीं आएगा कि भाई जापानीज ने क्या बोला, जापानीज वाले को समझ नहीं आएगा कि चाइनीज ने क्या बोला, चाइनीज को समझ नहीं आएगा कि इंडियन वाले ने क्या बोला। तो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए क्या किया गया, एक ऐसा साइंटिफिक नेम लिया गया जो कि वर्ल्ड वाइड में कॉमन है। अब अगर हम बात करें इस टाइगर की, तो इस टाइगर को क्या कहा जाता है, पैंथेरा टाइग्रिस कहा जाता है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। सारे वर्ल्ड के अंदर अगर मैं साइंटिफिक नेम की बात करूं तो क्या नाम होगा, पैंथेरा टाइग्रिस नाम होगा, ठीक है।
इवन अगर आपका जो लायन है, लायन का नाम क्या होता है? लायन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो, ठीक है, पैंथेरा लियो इसका नाम होता है। अब ये जो साइंटिफिक नेम है, बायोलॉजिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है, इसको लिखने का एक तरीका देखा था हमने। क्या देखा था कि इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? जीनस का नाम लिखा जाएगा। जीनस इज द सरनेम, जीनस इज अ काइंड ऑफ सरनेम, स्पीशीज इज अ काइंड ऑफ नेम, स्पीशीज इज अ काइंड ऑफ नेम एंड जीनस इज अ काइंड ऑफ सरनेम, ठीक है। जैसे कि कोई भी एक पर्सन है, ठीक है, हमने बोला कि चलो रोहित खन्ना, एक और नाम ले लेते, एक नाम क्या लिया? रोहित खन्ना लिया। तो ये जो रोहित है ये क्या है? नेम है, और खन्ना क्या है? सरनेम है। अब फैमिली के अंदर सबका सरनेम तो सेम ही होगा ना, डिफरेंट थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पर भी अगर मैं एक फैमिली की बात करूं तो सबका ये जीनस जो है वो सिमिलर होगा, मतलब सरनेम सिमिलर होगा, लेकिन स्पीशीज का मतलब है उसका नेम क्या होगा? डिफरेंट होगा। फाइन, तो पहले क्या लिखेंगे? जीनस, सेकेंड नंबर पे क्या लिखेंगे? स्पीशीज। एंड जीनस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल होता है, और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होगा? स्मॉल लेटर होगा। सिर्फ जीनस का फर्स्ट लेटर क्या हुआ? कैपिटल, बाकी सब के सब क्या हो गए? स्मॉल लेटर्स होते हैं। एंड जब इसको प्रिंट किया जाता है तो इसको थोड़ा सा टिल्टेड, मतलब इटैलिक्स में प्रिंट किया जाएगा, और अगर कॉपी के अंदर से लिखा जाएगा तो क्या होगा? नीचे एक अंडरलाइन कर दी जाएगी, ठीक है। देयर आर सम रूल्स जिससे कि हम नॉमेनक्लेचर देख सकते हैं। कुछ कई बार साइंटिफिक नेम पूछे भी जाते हैं एग्जाम के अंदर, एंड लिखना भी पूछा जाता है कि भाई अगर एक तरह से लिखा, सपोज एक तो ये लिखा है, एक तो क्या लिखा है? ये पैंथेरा टाइग्रिस ऐसे लिखा है, एक लिखा है ऐसे पैंथेरा एंड टाइग्रिस, क्या ये सही है? ठीक है, क्या ये सही है? तो ये देखो फर्स्ट लेटर क्या आया? कैपिटल आया, मतलब कि ये क्या गलत है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, स्पीशीज का फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, आई होप कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, और यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, और अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।